हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो आज हम वर्ग 3 परीक्षा के लिए साइंस विषय का मॉडल पेपर नंबर 18 देखने वाले हैं। हम साथियों आपको कुल 40 पेपर करवाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे 40 पेपर जरूर देखें। सबसे पहले है कि माइकोलॉजी जो है किसके अध्ययन से संबंधित होता है। मानव में या फिर कवक का अध्ययन किया जाता है, या विषाणु का, या फिर जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि माइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक, विकल्प बी इसका सही जवाब है। देखो, माइकोलॉजी में कवक का किया जाता है, और एक होती है साइटोलॉजी। क्या होती है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोलॉजी में साथियों सेल का अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि इसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में भाई जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका द्रव्य को कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या केंद्रक को कहते हैं, या फिर अंतः प्रद्रव्य जालिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुधिर का शुद्धिकरण जो है किस में होता है? भाई रुधिर का शुद्धिकरण बताइएगा। विकल्प है कि रुधिर का शुद्धिकरण जो है हृदय में होता है, या गुर्दे में होता है, या फेफड़े में होता है, या फिर हड्डियों में होता है रुधिर का शुद्धिकरण। अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि रुधिर का जो शुद्धिकरण है ये फेफड़ों में होता है। कहां पर होता है भाई? फेफड़ों में रुधिर का शुद्धिकरण होता है। ठीक, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे और देखो, हृदय क्या कार्य करता है? हार्ट क्या करता है? पंप का कार्य करता है एक तरह से। ठीक है, ब्लड का क्या करता है? पंपिंग करता है ब्लड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, रक्त जो रहता है एक प्रकार का द्रव संयोजी ऊतक होता है। अशुद्ध रक्त वह होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो कभी पूछ ले कि अशुद्ध रक्त में किसकी मौजूदगी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी जो है अशुद्ध रक्त में होती है। प्रश्न है कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, या क्लोरोफिल के कारण, या कोशिका द्रव्य के कारण, या फिर प्लेटलेट के कारण होता है ब्लड का रंग लाल। अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा, ब्लड का जो लाल रंग होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है साथियों? ये हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो अभी हमने क्या देखा था कि हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, विकल्प डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका भाई कौन सा है? सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका एरिथ्रोसाइट है, या मोनोसाइट, लिम्फोसाइट है, या फिर जांघ की हड्डी होती है? तो आप याद रखिएगा ये होता है आपका लिम्फोसाइट है। ठीक है, ये श्वेत रक्त कोशिका है जो सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है भाई? विकल्प है कि लाल रक्त कोशिकाओं का अर्थात आरबीसी का जो जीवन काल है 90 से 100 दिन होता है, या 100 से 120, या फिर 70 से 90 दिन होता है, या फिर 120 से 180 दिन का होता है। तो याद रखिए आरबीसी का अर्थात लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल होता है ये 100 से 120 दिन का होता है। ठीक, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़े चलते हैं। देखिएगा, प्रश्न है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको मांसपेशी कहते हैं, या ऊतक कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, या रेसे कहते हैं? तो भाई कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, जो समान संरचना समान उत्पत्ति इनकी होती है, विशेष कार्य करने के लिए ये होते हैं, इनको कहा जाता है आपका ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। ठीक है, टिश्यू कहा जाता है। प्रश्न है कि ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। बताइए कौन से ऊतक के प्रकार हैं जो ग्रंथियां बनाते हैं? भाई तंत्र का ऊतक, या एपिथेलियल ऊतक है जो ग्रंथियां बनाते हैं, या मांसपेशी ऊतक, या फिर संयोजी ऊतक ये होता है? याद रखें ये होता है एपिथेलियल ऊतक। जो है क्या बनाते हैं भाई? ग्रंथियां बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? भाई कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में हमेशा कार्बन मौजूद रहता है, या नाइट्रोजन मौजूद रहता है, या सल्फर मौजूद रहता है, या फिर पोटेशियम मौजूद रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो आपको याद रखना है कि कार्बनिक यौगिकों में हमेशा मौजूद रहता है साथियों क्या? कार्बन मौजूद रहता है हमेशा। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में कितने इकाइयों का अंतर है? याद रखें, इनमें
14 इकाइयों का अंतर है मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में। प्रश्न है कि एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? बहुविखंडन या पुनर्वर्धन या फिर द्विविखंडन या फिर बीजाणु का बनना। याद रखिएगा यह द्विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये द्विखंडन कहलाता है। अगर कोई एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो रही है तो ये प्रक्रिया क्या है? द्विखंडन है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन के द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? ये कौन सा होता है जिसमें मुकुलन होता है भाई? मुकुलन प्लेनेरिया में होता है या हाइड्रा में, खमीर में होता है या प्लाज्मोडियम में होता है? तो आप याद रखिएगा कि मुकुलन के द्वारा पुनर्जनन की जो प्रक्रिया है ये हाइड्रा में होती है। किस में होती है? हाइड्रा में होती है। प्रश्न है कि कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह, जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है या मोलस्का है या सिलेंटरेटा है या फिर निमेडोटा है? तो आप याद रखिएगा कि जानवरों का जो सबसे बड़ा समूह है ये है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है कि निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? ये प्लेनेरिया होता है या स्नेल होता है, नेरिस होता है या फिर एस्केरिस होता है? अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा ऐसा जानवर जो अपना लिंग बदल सकता है ये स्नेल होता है। कौन सा होता है? स्नेल होता है। अच्छे से याद रखना, ठीक है, हर किताब में आपको ये नहीं मिलने वाला है। प्रश्न है कि विटामिन B1 को और क्या कहा जाता है? विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं या बायोटिन, नियासिन कहते हैं या फिर एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं B1 को? तो आप याद रखें B1 को थायमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12 के निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमाने के लिए मदद करता है? तो बेहद सिंपल है, रक्त का थक्का जमाने के लिए मदद करता है आपका विटामिन के। ठीक है, कौन सा होता है? विटामिन के होता है ये। प्रश्न है किस राशि के लिए भाई मात्रक नहीं है? घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, अपेक्षिक घनत्व का, बल का नहीं होता या फिर संवेग का कोई मात्रक नहीं होता। तो आप याद रखिएगा कि अपेक्षिक घनत्व के लिए कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है भाई? बल और विस्थापन का, तो आप याद रखें कि बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है यह कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अच्छा प्रश्न है, अपघटन रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है या ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण या फिर हाइड्रोलिसिस? तो आप याद रखें एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है दिए गए विकल्पों में गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि उत्क्षेप बल और भार किस तरह से कार्य करते हैं भाई? उत्क्षेप बल और भार जो रहते हैं वो नीचे की ओर कार्य करते हैं या विपरीत दिशाओं में या ऊपर की ओर या समान दिशाओं में? ठीक है, तो देखिएगा ये कोई बाल्टी है, पानी से ये भरी हुई है, ये पानी भरा हुआ है यहाँ तक, इसमें ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई इसमें वस्तु रखी हुई है, तो इस पर पानी ऊपर की ओर उत्क्षेप बल लगाएगा जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं। भार जो रहता है भार नीचे की ओर बल लगाएगा, ठीक है, उसमें भार है, उस आधार पर वो पानी में डूबने का प्रयास करेगी। तो दोनों के दोनों जो हैं, एक तो क्या हुआ? भार हुआ, ये भार हुआ, और ये क्या हुआ? ये उत्क्षेप बल हुआ। तो ये दोनों के दोनों विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया? आगे बढ़ते प्रश्न के 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक स्थिति है वह कैसी होगी? तो 257 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है गैसीय अवस्था में हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रश्न के उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है भाई? तो ऐसा तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर द्रव उबलना शुरू कर देता है, ठीक है, इसे कहा जाता है साथियों क्वथनांक। क्या कहा जाता है? इसे क्वथनांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तरंग लंबाई और आमतौर पर ग्रीक लेटर किस में दर्शाया जाता है? तो तरंग लंबाई जो रहती है आमतौर पर दर्शाई जाती है साथियों किसमें? लैम्डा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इसका प्रतीक क्या होता है? लैम्डा होता है तरंग लंबाई को दर्शाने के लिए। प्रश्न है कि मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? हाईएस्ट ध्वनि स्तर क्या है? तो हाईएस्ट ध्वनि स्तर 80 डेसिबल का होता है जो मनुष्य सहन कर सकता है। इससे ऊपर का ध्वनि स्तर अगर होगा तो मनुष्य को प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है, कानों से ब्लड भी आने लगेगा। ठीक है, पर्दे फट जाएंगे। प्रश्न है कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ जो ध्वनि तरंगें होती हैं उन्हें इंफ्रासोनिक तरंगें कहा जाता है। ठीक है,
प्रश्न है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का जो यूज है ये वाहनों में रियर व्यू के लिए भाई किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? रियर व्यू के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते प्रश्न है कि किसी समांतर परपथ में अगर किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरणों के बारे में क्या सही होगा कि दुगनी क्षमता से वो कार्य करेंगे या कार्य ही नहीं करेंगे या समान रूप से कार्य करेंगे या फिर अपनी आधी क्षमता से कार्य करते रहेंगे? तो आप याद रखना इसका सही जवाब है आपका विकल्प सी के समान रूप से कार्य करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो आप याद रखना इसको कहा जाता है साथियों जूल नियम। ठीक है, क्या कहा जाता है? जूल नियम। प्रश्न है कि किसी वस्तु का त्वरण इसके किसमें प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है? तो प्रति इकाई समय में हुए परिवर्तन को भाई वस्तु का त्वरण जो रहता है प्रति इकाई समय में हुए परिवर्तन को कहते हैं। और ये किसमें भाई? वेग में। ठीक है, वेग में प्रति इकाई समय में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? वो त्वरण कहलाता है। तो वेग में प्रति इकाई समय में जो परिवर्तन होता है क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक है भाई, विकल्प ए सही जवाब हो गया। तो ये जो 30 प्रश्न हुए, 30 में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताओ। और प्लेलिस्ट में जाकर पूरे 40 पेपर आप जरूर देखना, पूरे 40 पेपर हम कवर कराएंगे आपको। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कमेंट में सभी लोग जय महाकाल जरूर लिखें।